हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमने एक पार्ट केमिस्ट्री केमिकल इन एवरीडे यूज पर पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ा था जो हमारी दवाइयों में यूज होते हैं। अब हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो फूड के बारे में पढ़ेंगे, जिनके अंदर केमिकल यूज होते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है या टॉपिक है उसका नाम है जिसका नाम है केमिकल इन फूड। केमिकल इन फूड ये वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, केमिकल इन फूड, भोजन में रसायन। अब एक चीज़ हम बताता हूँ। मैं पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ है परिरक्षक। केवल इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, इसके बारे में आपको लिखूँगा नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है परिरक्षक। आपको पता है परिरक्षक यानी रक्षा करने वाला। रक्षा किस में करेगा? फूड में करेगा। किस में करेगा? फूड में करेगा। फूड में कैसे करेगा कि फूड को नष्ट होने से, सड़ने से बचाएगा परिरक्षक। अब ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं? ये परिरक्षक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो ये अल्प मात्रा में क्रियाशील हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ये दीर्घ प्रभावी हो जाता है, यानी बहुत लंबे समय तक अपन इसका क्या कर सकते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसका अपन यूज कर सकते हैं। दूसरा, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को क्या कर देता है, थोड़ी कम कर देता है। भोज्य पदार्थ पर इससे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं, और ये इसी के लिए यूज किया जाता है कि भोजन पे कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, ना वो सड़े ना गले। पॉइंट क्लियर है? ओके। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिनका अपन यूज करते हैं? आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे मोस्ट और पावरफुल एग्जाम्पल है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमन एग्जाम्पल है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका यूज किस में किया जाएगा? देखो, फलों के रसों में इसका यूज किया जाता है। फलों के रसों में इसका यूज किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलते रहे इसलिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है जैम में। अगला है जेली में। और जो अपन बाहर से क्या लेके आते हैं, अचार लेके आते हैं, उसके अंदर भी सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट किसका काम करता है? परिरक्षक का काम करता है। दूसरा है सार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सार्बिक अम्ल। अब सार्बिक अम्ल क्या काम करेगा? सार्बिक अम्ल फलों के रसों में नहीं पाया जाएगा, जैम में नहीं पाया जाएगा, जेरी में नहीं पाया जाएगा, अचार में नहीं पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा सर? दूध में पाया जाएगा। दूध में पाया जाएगा नहीं, दूध के परिरक्षण में काम करेगा। वह पनीर से बनी खाद्य पदार्थों में, पनीर से बने खाद्य पदार्थों में, पनीर से बने खाद्य पदार्थों में। ठीक है। अगला है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल को आप प्रोपिनिएट भी आ सकता है, प्रोपियोनेट भी आ सकता है। प्रोपियोनेट किस में आएगा? पापड़ में, बेकरी के सामान है जितने भी उनमें, और बिस्किट में। इनके परीक्षण में किसका यूज किया जाता है? प्रोपियोनिक अम्ल या प्रोपियोनेट का। सार्बिक अम्ल का एक और नाम है, उसका नाम है सार्वेट। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस्मत अच्छी हुई तो ये, बुरी हुई तो ये। अगला है पैराबीन्स। पैराबीन्स। अब पैराबीन्स किस में यूज किया जाता है? टमाटर की चटनी में।
टमाटर की चटनी को बहुत दिन तक चलाना है तो किसका यूज करेंगे? पैराबीन्स का। और किसका? जो आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या खाते हो, सॉस, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? पैराबीन्स पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हम जब पहले के ज़माने में या अब भी घर पे जब अचार बनाते हैं तो हम किसी प्रकार का रसायन यूज नहीं करते। और जब हम किसी प्रकार का रसायन यूज नहीं करते तो अ, फिर भी हमारा अचार सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है वो बताता हूँ। हम नोट कर देता हूँ मैं इसको। हम अचार के अंदर क्या मिलाते हैं? हम अचार के अंदर नमक मिलाते हैं। और क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। और क्या मिलाते हैं? कोई भी वनस्पति तेल मिलाते हैं। और क्या मिलाते हैं? कोई भी वनस्पति तेल मिलाते हैं। या फिर आपको पता है अचार में एक चीज़ और मिलती है, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो एट सोडियम बेंजोएट ये मिलाया जाता है। ये क्या करता है? इसका परिरक्षण कर लेता है। ये चीज़ें जो बताई है ना, ये सोडियम बेंजोएट की तरह ही काम करती है। तो इससे क्या होता है? अचार का क्या हो जाता है? परिरक्षण हो जाता है। परिरक्षण हो जाता है, इससे खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला जो है वो है C6H5COO Na। पॉइंट क्लियर? ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको सीधी सीधी याद रखनी है, अन्य नोट या शॉर्ट पॉइंट के नाम से अपन जान सकते हैं। आप आपके यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लोगों को शुगर हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि आप शुगर के स्थान पे क्या खाओ? शुगर बंद कर दो, है ना? यही कहता है ना, शुगर बंद कर दो। तो क्या खाना चाहिए? अब बिल्कुल बंद कर दो शुगर, मीठा खाना ही नहीं है। तो मरीज कहता है नहीं, मीठे के बिना तो मैं नहीं रह सकता। तो उनके लिए क्या क्या उनको क्या देता है डॉक्टर? प्राकृतिक शुगर, जिन्हें मैं क्या कहूँगा? प्राकृतिक मधुरक। अब प्राकृतिक मधुरक क्या करती है? सॉरी, कृत्रिम मधुरक देता है। और हम जो ग्रहण करते हैं वो क्या है? प्राकृतिक मधुरक। प्राकृतिक मधुरक क्या करती है? वो क्या करती है? सुक्रोज ग्रहण की गई, मतलब सुक्रोज मतलब शर्करा, ग्रहण की तो क्या होगा? कैलोरी क्या करेगी? बढ़ेगी। और कैलोरी बढ़ेगी, यही तो नुकसानदायक है। तो मैं इसकी जगह यूज करूँगा प्राकृतिक शुगर, प्राकृतिक मधुरक, सॉरी कृत्रिम मधुरक। क्या हो रहा है आज? कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक यूज करूँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? कैलोरी नहीं बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं वो शॉर्ट के रूप में ये आप देख सकते हैं। एंजाइम, है ना, और शुगर। एंजाइम को एंजाइम पता कैसे लगे? मतलब कि पता कैसे लगेगा कि एंजाइम है? उसके जगह उसके पीछे जो अनुलग्न के रूप में लिखा रहेगा ना, वो ये सब लिखा रहेगा। ठीक है। और शुगर के आगे क्या लिखा रहेगा? अनुलग्न, ये शब्द। ये किसके आगे हो जाएगा? शुगर। और ये हो जाएगा एंजाइम। ये स्टैंड थोड़ा सामने आ रहा है तो लिखने में थोड़ी परेशानी आ रही है। चलो कोई नहीं, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। आप एक तो होता है टेबल सॉल्ट और एक होता है टेबल शुगर, है ना? एक होता है टेबल सॉल्ट और एक होता है टेबल शुगर। टेबल सॉल्ट कौन सा है? NaCl। टेबल शुगर कौन सी है? सुक्रोज। अब मैं बात करता हूँ अन्य मधुरक, अन्य कृत्रिम मधुरक। अन्य कृत्रिम मधुरक, सीधा सीधा मैं नाम लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहला जो नाम है वो है एस्पार्टम। कौन सा है? एस्पार्टम। पहला कौन सा है? एस्पार्टम। दूसरा है एलिटेम। दूसरा कौन सा है? एलिटेम। तीसरा कौन सा है?
सुक्रालोज, सुक्रालोज। चौथा कौन सा है? सैकरिन। चलो थोड़ा बहुत डिटेल जान लेते हैं इसकी, ज़रूरी भी है। एस्पार्टम जो है वो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनमें काम में लिया जाता है, मतलब ठंडे खाद्य पदार्थों में, ठंडे खाद्य पदार्थों में इसका यूज होता है। ठीक है। और यदि इसको मान लो गर्म किया तो गर्म करने या खाना पकाने के तापमान पे क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। एलिटम, हाँ, ये जो एस्पर्टम होता है ना वो आपको सुक्रोज से, जो आप मतलब प्राकृतिक मधुरक से कितना अधिक होता है? 100 गुना अधिक मीठा होता है। अगला है एलिटम। एलिटम क्या है? सबसे प्रबल मधुरक है, सबसे प्रबल मधुरक। इससे ज़्यादा मधुरक कोई नहीं है। मतलब ये सुक्रोज है ना, सुक्रोज जो उससे कितने गुना? 2000 गुना मीठा होता है। मतलब थोड़ा सा डाल दो काम बन जाएगा। सुक्रालोज, सुक्रोज, सुक्रालोज क्या है? ये सुक्रोज का ही व्युत्पन्न है, सुक्रोज का व्युत्पन्न। सुक्रोज का क्या है? व्युत्पन्न है। और ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है, यानी इसको गर्म पदार्थों पर भी यूज किया जा सकता है, खाद्य पदार्थों पर। अब आता है सेकेरिन। अब सेकेरिन क्या होता है? पहले तो सेकेरिन है, सेकेरिन का पहले मैं आपको संरचना बताता हूँ। सेकेरिन ऐसी होती है, देखो ये सेकेरिन है, ये क्या है? सेकेरिन। इस पे कार्बन डबल बॉन्ड O, इस पे सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये O, और इससे एक समूह जुड़ा है NH। क्या नाम है इसका? इसका है ऑर्थो सल्फो, ऑर्थो सल्फो बेंजोइक एमाइड, ऑर्थो सल्फो बेंजोइक एमाइड। ये क्या करता है? जल में क्या होता है? ये पहली बात, जल में एबिले होता है। जल में क्या होता है? एबिले होता है। परंतु क्या होता है? सोडियम यदि मान लो सोडियम लवण है आपके पास, है ना, सोडियम लवण जल है, सोडियम लवण जल, लवण जल है, उसमें क्या हो जाएगा? ये विलय हो जाएगा। सादा पानी में क्या है? एबिले, पर सोडियम डाल दिया, सोडियम लवण डाल दिया तो ये विलय हो जाएगा। ये शर्करा से या सुक्रोज से कितना गुना? 600 गुना अधिक मीठा होता है। पर ये क्या करता है कि ये भी क्या करता है? मधुमेह रोगी जो होते हैं शर्करा के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? ज़्यादातर सैकरिन का उपयोग किया जाता है। सैकरिन क्या होता है कि शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होता। अवशोषित नहीं होता तो क्या होता है? निकल जाता है, तो यूरिन के माध्यम से, तो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, तो अवशोषित नहीं होता तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अगला जो है हम बात करेंगे, शुगर पढ़ ली हमने, और हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया परिरक्षक। अब बात करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक की, वो है एंटीऑक्सीडेंट। कौन से है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हिंदी में बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सी, दिख तो रहा ना? हाँ, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है। खाद्य पदार्थों पर जब ऑक्सीजन की क्रिया धीमी हो जाती है, खाद्य पदार्थों में पर जब ऑक्सीजन की क्रिया धीमी, ये क्या करते हैं? देखो कोई भी खाद्य पदार्थ है,
चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ। हाँ, इसको ले लेते हैं। चलो, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ पे, अब खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ रहा है। तो इस ये क्या करने लगा, इसे फफूंद आने लगेगी, तो ये खराब हो जाएगा। तो अब इसके वातावरण से इसके ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ मतलब ये मान लो कि परिरक्षक लगाते हैं या फिर कुछ ना कुछ रसायन लगाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की इसकी क्रिया क्या हो जाए, धीमी हो जाए। तो ऑक्सीजन की क्रिया धीमी हो जाती है तो क्या करती है, परिरक्षण में सहायता करती है। अब क्या करती है, ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन कहाँ लगेगी, यहीं तो लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खुद खराब हो जाएगा और अपना खाना बच जाएगा। अपना खाना क्या होगा, बिल्कुल सेफ बच जाएगा। तो इसके लिए दो एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है BHT, अगला जो एग्जाम्पल है वो है BHA। अब BHT क्या है और BHA क्या है? सर, BHT है ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इधर भी ये भी ब्यूटाइलेटेड, एच इधर भी हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, तो ए से आपको याद रखना है एनिसोल। क्या याद रखोगे, एनिसोल, एक टोलुइन एक एनिसोल। जो मक्खन होता है, घी कहते हैं, है ना, मक्खन, बटर, इसमें क्या होता है, हम क्या मिलाते हैं, BHA मिलाते हैं, ठीक है। पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, सूखे फल, सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड। कौन कौन से? मैं बात करता हूँ डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कौन सा, सल्फाइड। किसके लिए हैं? अंगूर, अंगूरी शराब। और किसके लिए हैं? अंगूरी शराब। और किसके लिए हैं? क्या बताया मैंने अभी? सूखे फल। और किसके लिए हैं? सब्जी। इनका क्या करेगा, परिरक्षण करेगा। क्या करेगा? सोडियम डाइऑक्साइड और सल्फाइड, यही करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर इनके अंदर फूड के अंदर केवल और केवल परिरक्षण का ही काम करते हैं केमिकल्स और भी काम करते हैं। सर, केमिकल्स और क्या काम करते हैं? आपने नाम सुना होगा फूड कलर। भोजन को अच्छा दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें फूड कलर कहते हैं। अब फूड कलर के अंदर दो चीज़ आपको याद रखनी है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है टेट्राजीन। नाम सुना होगा आपने, टेट्राजीन। बहुत बार कॉमन नाम है, बहुत बार डेली लाइफ में आता है टेट्राजीन का जो रंग होता है ना, बेसिकली होता है, टेट्राजीन का कलर वो होता है पीला, ठीक है। एक और नाम है, वो याद रखना, ये तो हर किसी को याद है। याद क्या रखना है? 1,4-डाई। दोबारा बोलो, 1,4-डाई। 1,4-डाई पी टोलूडिनो
एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन। कौन कौन से? 1,4-डाई पीटोलुडिनो एंथ्राक्विनोन। जो इसका जो कलर होता है वो बेसिकली होता है हरा। इसका जो कलर होता है वो बेसिकली कैसा होता है? हरा होता है। पॉइंट क्लियर है? ओके। खाद्य ये क्या करते, ये नुकसान भी, साइड इफेक्ट क्या करते हैं? खाद्य रंग बच्चों व अस्थमा के रोगियों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक नए छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट 20 मिनट शायद आधे घंटे का। वैसे तो पूरा पढ़ाई तो ऐसा है, पर आराम से पढ़े तो भी 10-15 मिनट का तो है। अब अपन बात करेंगे है अपने जो बात करेंगे उसका नाम है, वो है क्लीनिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? क्लीनिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? क्लीनिंग एजेंट। अपन सफाई भी करते हैं तो उसमें भी तो रसायन होते हैं ना अपने। क्लीनिंग एजेंट। अब क्लीनिंग एजेंट कौन कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं? क्लीनिंग एजेंट आपको पता है, देखो, कपड़े धोने के लिए आप साबुन यूज करते हैं, नहाने के लिए नहाने का साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, फर्श के लिए फिनोल यूज करते हैं, ठीक है। और आप काफ़ी तरह के रसायन यूज करते हैं, रसायन ही तो है। तो अब है ना, ये क्लीनिंग एजेंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन, सॉल्ट नोट्स बना रहे हैं, सॉल्ट चीज़ें कर रहे हैं। स्थाई और अस्थाई। अब स्थाई कौन कौन से और अस्थाई कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं? देखो कैसे पता लगे स्थाई है अस्थाई है। देखो, यदि आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम कि क्या मिल जाए? बाई कार्बोनेट आयन मिल जाए। कौन सा आयन मिल जाए? बाई कार्बोनेट आयन मिल जाए। तो ये तो हो गया अस्थाई। क्या उल्टा लिख दिया क्या? चलो इसको अस्थाई कर लो, उसको स्थाई कर लो। यदि ऐसा मिल जाए तो ये हो गया आपका, है ना, स्थाई। अस्थाई है ना, ये कारण है इसका। किसके कारण होता है अस्थाई? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। उसको बाद में देखेंगे। अस्थाई अस्थाई है तो ये क्या होंगे? जल में जल में उबाल कर दूर हो जाते हैं। उबाल कर क्या किया जा सकते हैं? दूर किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अपन कपड़े धोते हैं, अपन थोड़ा ज़्यादा जल्दी धोने हैं या फिर जल्दी साफ़ करने हैं या फिर अच्छे से साफ़ करने हैं तो अपन गर्म पानी में डाल देते हैं उनको। तो जल में उबाल कर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है अशुद्धियों को। या क्लार्क विधि द्वारा भी इनकी शुद्धियों को इनसे अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, क्लार्क विधि द्वारा। अगर चलो स्थाई में क्या है, आप एक ट्रिक याद करो, CNS ये ट्रिक है। सी से आपको याद रखना है क्लोराइड, एन से याद रखना नाइट्राइड और एस से याद रखना सल्फेट। ठीक है। ये भी कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही है ये, है ना। पर कारण क्या है? क्लोराइड, नाइट्राइड और सल्फाइड है, तो ये स्थाई है। पर इन्हें उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब किसके द्वारा दूर कर सकते? एक तो विधि है केल्गोन, एक है आयन एक्सचेंज, एक है परम्यूटेट। इनके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अब मैं बात करूँगा सॉप या डिटर्जेंट की। सॉप या डिटर्जेंट की। सॉप या डिटर्जेंट, मैं सॉप की बात करूँ, सॉप है ना। सॉप क्या है? सॉप है ना, इतना याद रखो, ये है उच्च बसीय अम्ल है।
उच्च बसीय अम्ल कौन कौन से हैं? वो है स्टेरिक स्टेरिक अम्ल है। और कौन कौन से हैं? ओलिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है। और क्या है? पीसीटिक अम्ल है, पीसीटिक अम्ल है। ये तो सॉल्व हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, मतलब ये उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्ल ये रहे, उनके क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपमार्जक का। अपमार्जक समझ गए ना, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? ये सल्फोनिक अम्लों के क्या होता है? सोडियम लवण होते हैं। अब सल्फोनिक अम्ल कौन कौन से हैं, कि वो कैसे कैसे होते हैं, है ना। सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट। और एल सोडियम सल्फेट है, सोडियम एल्किल सल्फेट भी आ सकता है। सोडियम एल्किल क्या बोलते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट भी आ सकता है। सोडियम एल्किल बेंजोइक, सॉरी बेंजोइक नहीं, बेंजीन सल्फोनेट, याद होनी चाहिए कि क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। वो तो सोडियम और पोटेशियम दोनों लवण होते हैं। ये सल्फोनिक अम्ल के कौन से अम्ल होते हैं? केवल सोडियम लवण होते हैं। और क्या है? इनका जलीय विलयन में कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है ना। अतः कपड़ों व हाथों में इसके लिए क्या है? कोई नुकसान नहीं देता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। इसको इसका यूज केवल किस में किया जाता है? सॉफ्ट वाटर में किया जाता है। और इसका यूज आप सॉफ्ट में करो या हार्ड में करो, आपकी मर्जी है। ये तो हार्ड वाटर में तो उपयोगी होगा ही नहीं, झाग ही नहीं देगा ये। अब अब आपको साबुन का सीधा सीधा मैं बताता हूँ, है ना। आपको पता है कि साबुन ये जो होता है वो क्या करता है? एबिले होता है, वो एबिले लवण होता है और झाग नहीं देता किसमें? कठोर पानी में, पता है ना। तो अपन कुछ चीज़ें देखा, जैसे देखा अपन क्या करते हैं? C17 साबुन क्या होता है? C17H35 COO Na, अरे यही होता है ना, जब यूज़ किया जाता है। प्लस अब आपने आपने ना इसके अंदर क्या मिला दिया, मतलब एक पोर्ट ले रखा है, मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। जैसे एक पोर्ट ले रखा है आपने, है ना, समझना ही है तो बस याद ही रखना है, समझने का तो क्या है। एक पोर्ट ले रखा है, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया? साबुन C17H35 COO Na, ठीक है। अब सोडियम और इसका जो नाम है, उसका भी जो नाम है वो आपको मैं चलो बाद में बता देता हूँ। इसका नाम आपको सीधा सीधा, है ना, कंफ्यूज हो गए। अब है ना, मैंने क्या किया? इसको पानी में डाला। अब पानी में डाला तो पानी के अंदर एक चीज़ और है, क्या? ये और है। अब ये इसके अंदर गया तो अभी इसके अंदर गया तो C17H35 COO। अब Na था ना, ये Na ये वाला, तो मैं Na का स्थान किसने ले लिया? Cl ने ले लिया। Na का स्थान किसने लिया? सॉरी Na, है ना, थोड़ा हो जाएगा आगे। Cl+2 तो है ही। अब Cl+2 है तो Ca तो बाहर आ गया, सोडियम से ट्रे बनेगा, Ca तो बाहर आ गया, और C17H35 COO का होल ट्वाइस, बस खत्म। तो अब सीधी सीधी अपन अभिक्रिया लिख लेते हैं। Na हो गया प्लस Ca Cl2 क्लोरीन, ये इसका क्या कर देगी? प्रतिस्थापित। तो इसमें क्या जुड़ेगा? C17H35, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई ना, C17H35 COO, ठीक है सर, COO। अब COO है तो वो अभी देखो, अब ये तो लेके बाहर निकल गया ना, ये लेके बाहर निकलेगा तो Ca तो मैं बाहर ले लेता हूँ, Ca बच गया तो मैंने Ca बाहर ले लिया, प्लस ये हो गया, और Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है तो 2 इधर आ गया, Cl के ऊपर NaCl,
प्लस, ठीक है। अब संयोजकता पूरी कर दो, लो संयोजकता पूरी, ख़त्म बात। ये क्या है, ये है एबले अम्ल, ये क्या है एबले लवण। थोड़ा और बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एनसीईआरटी की लाइन आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में। जब साबुन को हर्ड वाटर में यूज किया जाता है तो वाटर हर्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं अतः एबले लवण का निर्माण करते हैं। अतः साबुन हार्ड वाटर में उपयोगी नहीं है। वही है जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं बात करूँगा साबुन निर्माण की विधि। कौन सी, साबुन निर्माण की विधि। साबुन निर्माण की विधि कैसे बनता है साबुन। आपसे मैंने कहा था साबुन क्या है, उच्च बसीय अम्ल है, कहा था ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, इधर से लिखता हूँ C17H35 COO। Na मत लिखो, अभी मत लिखो, कुछ मत लिखो, है ना। प्लस Na तो बाहर निकल गया, किसके साथ कर रहे हो आप, वो सॉरी कास्टिक सोडा के साथ कर रहे हो। तो कास्टिक सोडा के साथ में किया तो C17H35 COO Na कास्टिक सोडा मिला दिया। पहले तो यही था, अब ये भी जुड़ गया तो क्या हो गया C17H35 COO Na प्लस यहाँ लिखता हूँ ना CH2OH। अब उच्च बसीय अम्ल है तो अपन ट्रिपल ले लेते H35 C17OOC H35 C17। अब क्या करना है अपन को क्या करना है, अब हमें यहाँ तक तो हो गया। अब हमें कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है सर, आपने H35 भी कर दिया, COO भी कर दिया, अब सर बच क्या रहा है भाई, OH बच रहा है। क्या बच रहा है, OH बच रहा है ना। और एक क्या बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है। तो एक कार्बन बच रहा है तो क्या बन गया CH और CH2C। इधर भी अपने क्या बन जाएगा CH2OH CH2OH। अब CH2OH ये आपने पढ़ा हो पहले, तो ये क्या है ग्लिसरॉल। ये क्या है ग्लिसरॉल। साबुन में मुख्यतः तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। साबुन में क्या है सोडियम और पोटेशियम, याद है। सोडियम पोटेशियम मतलब इसको याद कैसे लगेंगे, नहा के वापस क्या करते हैं, नहाते ही है ना, नहा के सोडियम पोटेशियम। अब बातें करते हैं अपन कुछ और चीज़ों की, कि भाई पता कैसे लगेगा कि ये कपड़े धोने का साबुन है या नहाने का साबुन है। तो देखो आपको सीधा सीधा बताता हूँ, NaOH मिला दिया, मान लिया आपने इस जगह पे आपने NaOH मिला दिया, इसकी जगह आप एक KOH और मिला सकते हो। क्या होगा, मैंने एक KOH मिला दिया, NaOH और KOH दोनों मिला दिए। NaOH से तो क्या होगा, सोडियम है। तो पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका नाम क्या है पहले नाम बताओ। नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कह सकते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, यस सर। इसको क्या कह सकते हैं, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कह सकते हैं, कास्टिक पोटास
कास्टिक पोटास। ठीक है सर। अब सोडियम देख, आपको पता है सोडियम मतलब लॉजिक नहीं है पर ट्रिक है याद करने की। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अपन ने ये सुना है ना। तो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो अपन मुलायम त्वचा पर कैसे लगाएंगे, तो ये इसको हो जाएंगे कपड़े धोने का, और ये हो जाएगा नहाने का। ठीक है, ये हो जाएगा हार्ड सॉप, ये हो जाएगा सॉफ्ट सोल्ट। ठीक है, आगे करें। आपने शेविंग क्रीम दाढ़ी बनाते हैं तब उनको जल्दी सूखने से बचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। और बनाते समय कौन सी गोंद डाली जाती है, रेजिन गोंद डाली जाती है। और जिससे क्या बनता है, सोडियम क्या बनता है, रेजिनेट बनता है। और जिससे क्या बनता है, अच्छी तरह से झाग बनते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं नोट में लिख देता हूँ। धुलाई के साबुन जो होते हैं, जो सॉप होते हैं, उसमें सोडियम रेजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट ये मिलाए जाते हैं या डाले जाते हैं। अब है थोड़ा सा और है, अपमार्जक। अब तक साबुन पढ़ा, अब अपमार्जक पढ़ लो। अपमार्जक संश्लेषित अपमार्जक, सिंथेटिक डिटर्जेंट। संश्लेषित तो करेगा या कौन सा प्रकृति से प्राप्त होता है। एक आयनिक या ऋणायनी, एक कैटायनिक या धनायनी, एक उदासीन। अब एनायनिक क्या होते हैं, एनायनिक होते हैं जिनकी श्रृंखला वाले एल्कोहल तथा हाइड्रोकार्बन सल्फोनिक, ये तो पता है कि सल्फोनिक व्युत्पन्न होते हैं, है ना। और जो लंबी श्रृंखला होती है उस पर एनायन होता है, इसलिए एनायनिक अपमार्जक कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, मैंने क्या कहा, CH3 CH2 10 CH2 OH। ठीक है ना। मैंने इसके अंदर डाल दिया H2SO4 और क्या डाल दिया, CH3 CH2 10 CH2OSO3H। इसके अंदर मैंने NaOH मिला दिया, किस में, एक को सॉल्यूशन में। तो देखना CH3, ध्यान से देखना, CH2 10 CH2OSO3 निकल गया, माइनस Na प्लस, मतलब लास्ट में बाद में निकल जाएगा ये तो। पर जो मेन बना ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, लंबी श्रृंखला के ऊपर एनायनिक चार्ज आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। इसके जो और एग्जाम्पल है ना, उसका है सोडियम लॉरिक सल्फेट। और कौन सा है, सोडियम डेडोसिल। और क्या है, बेंजीन सल्फोनेट। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि लगभग सारा सिलेबस, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, ये इसी चैनल पे आपको मिल जाए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जो आपके सामने बनाए जाएंगे बड़ी बड़ी किताबों से, जिनका नाम मूल किताबें हैं NCERT, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और BSc की किताबों से।
बहुत सारा नॉलेज गेन करके और उसका शॉर्ट रूप में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें जो हम पे आती है वो परीक्षा में नहीं पूछी जा रही है। जितना हम पे आता है वो तो परीक्षा में पेपर वाला दे के पूछ रहा है। तो हम पे जो नहीं आती है परीक्षा में पूछी जाती है, वही सारी चीज़ें अपन को सीधा सीधा याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इसको हम उसमें पढ़ेंगे हम कैटायनिक कौन कौन से, वो कैटायनिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, नॉन आयनिक के कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा पार्ट और है, और उसके साथ में ही अपन नया चैप्टर भी इसके साथ में शुरू कर देंगे। एक पार्ट कल हो गया, एक पार्ट ये हो गया, कल एक पार्ट और हो जाएगा, मिसाइल संरचना वगैरह सब हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 12-1 हो चुका है। तो गुड नाइट।